नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, हम लोग यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 13 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। आज जो है आप लोगों का मॉक टेस्ट नंबर 14 यहाँ पर है, यानी कि 14वां मॉक टेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर डेली हम लोग लगाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि 20 क्वेश्चन यहाँ पर डेली रखते हैं और उसमें से आप लोगों को चेक करना रहता है कि 20 में से आप लोगों के कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहते हैं। आपकी पिछली एग्जाम में से भी हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं, ताकि आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर सोल्व हो सके। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी दोस्त देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। पढ़िएगा इसे ध्यान से और सोल्व करिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, 100 मीटर लंबी ट्रेन इसके विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है। यहाँ पर आप लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा लिखना था, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये स्पीड है। अब इस गति से आ रही है, तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में 2 रूल आपको याद रखना है। टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है ट्रेन वाला, उसमें 2 रूल याद रखना है कि दूरी या फिर जो लंबाई होती है वो तो हमेशा प्लस होगी। दूरी या लंबाई जो है वो हमेशा प्लस होगी। जैसे कि मान लो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो कुल दूरी आपको हमेशा जोड़ना रहती है। लेकिन स्पीड के केस में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, यानी कि जब सामने आ रहा हो तो स्पीड आपकी क्या होती है, प्लस होती है। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हों तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को नोट करना होगी। अगर ये चैप्टर आपको सोल्व करना है तो 2 तरह की स्पीड दी हुई रहती है। उसमें अगर सामने से आ रहा हो, जैसे कि इसमें ट्रेन के विपरीत दिशा से आ रहा है, जैसे विपरीत लिखा हुआ आ जाए आपको स्पीड को क्या करना है, प्लस करना है। तो ट्रेन की स्पीड यहाँ पर पूछी है दोस्तों। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी एक क्वेश्चन किया था, जिसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया था कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से पता है। अब चाल की अगर बात करें तो यहाँ एक ट्रेन है ना, और सामने से एक व्यक्ति भी आ रहा है, तो दोनों की चाल रहेगी। मतलब इसकी एक्स मान लो, अभी चाल दे नहीं रखी है तो एक्स मान लो, और ये जो व्यक्ति है इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम चाल की जगह लिख सकते हैं x + 5। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चाल की जगह ये लिख दिया क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले में हम लोग लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर दूरी में मैंने बोला था कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई यहाँ पर कंसीडर होगी। आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, ना ही खंबे की होती है। तो ये चीज़ आप नोट करना कि लंबाई की जगह आप लोग लिख देंगे 100 मीटर, यानी कि दूरी की जगह 100 मीटर है। अब समय कितना है, तो आप समय की जगह लिखेंगे 6 सेकंड। कितना लिखेंगे, 6 सेकंड। अब ये जो दूरी और समय है ये दोस्तों आपका मीटर और सेकंड में है। काई में है, मीटर और सेकंड में। और चाल जो है वो अगर आप देखें तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो चाल है इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो 5/18 का गुणा होता है दोस्तों, ये इधर जा कर के 18/5 बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, 18/5 बन जाता है। तो आप इसको काटेंगे, 6 से करेंगे तो 6 तिया 18, यानी कि 3 बार में कट गया, और 5 से करेंगे 5 दूनी 10 यानी कि 20, तो 20 तिया 60 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन 60 आंसर नहीं है, 60 अभी आया है x + 5 की वैल्यू, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दे तो 60 स्पीड बनती है। यानी कि ट्रेन की स्पीड निकालना है तो आपको 5 घटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो 60 में से 5 गया तो आपका आंसर बनेगा कितना, 55। तो x की वैल्यू यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। बस हम लोगों ने ये ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे दोस्तों ने कोर्स ले रखा है, उसमें पढ़ रखा है। बाकी जिनने नहीं पढ़ा है, हम लोग अभी जल्द लाइव क्लास शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको कभी कभी बीच में चैप्टर भी पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों को कुछ चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने जैसे लाभ हानि पहले पढ़ा था। लाभ हानि में हम लोगों ने 200 क्वेश्चन किए थे टाइप वाइज, याद होगा। बहुत सारे दोस्त सुबह पढ़ते थे, उनको पता है, सुबह 9 से 10 जो क्लास चलती थी ना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक चैप्टर की क्लास भी जल्द शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा दोस्तों और करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, है ना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी दोस्त पढ़िएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर हर में
तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी संख्या हो, x हो, y हो, कुछ भी संख्या हो, मान लो 100 हो, 200 हो, कोई सी भी संख्या आप उठा लीजिए नंबर सिस्टम में, वो संख्या अपने आप में 100% होती है, ये आपको फिक्स मान के ही चलना है। जैसे आप बोले कि 5, तो ये अपने आप में क्या है, 100% है। अब मैं कह दूं कि इस 5 का आप मुझे बताओ 20% कितना होता है, तो आप निकाल सकते हो कि 5 का 20% होता है कितना, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इस तरीके से तो कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, वो अपने आप में 100% होता है। तो मान लीजिए एक भिन्न की बात हो रही है, तो मैं उसको मान लेता हूँ a/b। भिन्न का मतलब ये होता है कि जो a/b के फॉर्मेट में हो और b डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब उसने कहा कि इसमें क्या हुआ कि अंश में 220% की वृद्धि हुई, तो आप यूं समझो कि ये 100% तो ओरिजिनल है और 220% बढ़ा, तो 100 में 220 जोड़ा, तो अब ये इसका हो गया 320% के बराबर, यानी कि इसकी कितनी वृद्धि हुई, 320% की। और नीचे हर की बात करें तो 150% की वृद्धि हुई, तो ये अपने आप में 100 है, तो 150 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 250%। और ये सब करने से होता क्या है, परिणामी भिन्न क्या मिलती है, यानी परिणाम क्या मिलता है, तो वो मिलता है 4/5। क्या मिलता है, 4/5। अब परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल हो जाएगा, ये जो 250 है दोस्तों, ये बराबर के उधर जाते ही ऊपर चला जाएगा, और ये जो 320 है, ये बराबर के इधर आते ही बटे में आ जाएगा। ये चीज़ है। अब इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों बड़ी ही आसानी से। आप इसको करेंगे, 0 से 0 काटा, 5 से किया, 5 5 25, और 4 से काटा इसको, 4 8 32, तो a/b की जो वैल्यू आई वो आई दोस्तों 5/8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। तो देखो बहुत आसान है, बस आप लोगों को ये चीज़ समझना होगी कि ये ए और बी जो है ये अपने आप में 100% है। 220% इसमें आप बढ़ाओगे तो अब हो जाएगा ये खुद का कितना, 320%। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान देने योग्य है। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कठिन लगे, बड़ा ही आसान है दोस्तों। यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिएगा और करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। क्या लिखा हुआ है, आप किस तरीके से इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा सभी दोस्त। क्या लिखा है, लिखा है कि यदि 25 संख्याओं का औसत 40, यानी 25 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 40 है। यदि एक संख्या 50 के स्थान पर 25 ले लिया गया तो शुद्ध औसत कितना है। तो अब ले लिया गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो 25 संख्याएं हैं इनका औसत 40 है, ठीक है। तो हम ऐसा गुणा करते हैं 25 चौक 100, यानी कि हम लोग कर देते हैं 1000, इनका टोटल आएगा। उसने कहा एक संख्या 50 के स्थान पर 25 ले ली गई, मतलब समझो कि इन 25 संख्याओं में एक संख्या ऐसी थी जो ओरिजिनली कितनी थी, 50 थी। मतलब इन 25 संख्याओं में एक संख्या ऐसी थी जो ओरिजिनली 50 थी, पर उसको लिख दिया गया कितना, 25 लिख दिया गया। मतलब ये ओरिजिनल 50 लिखना था पर 25 लिख दिया गया, मतलब कितना कम लिखा, तो आप देखेंगे कि 25 कम लिखा है। मतलब ये जो 1000 टोटल है इसमें हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा कि 25 कम लिखा था, तो हम लोग 25 बढ़ाएंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 1025। अब ये 1025 जो है ना दोस्तों, उसमें संख्याएं 25 की 25 ही हैं, यूं नहीं कि संख्या कम ज़्यादा होगी। संख्या में जो वैल्यू थी वो कम ज़्यादा थी, तो संख्याएं तो 25 की 25 है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, 25 चौक 100, 25 से कम 25, तो उनका शुद्ध औसत कितना था, 41 था। अब बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, 25 इसमें से घटा देते हैं, तो उनका आंसर 39 भी यहाँ पर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन को अपने नज़रिए से समझना पड़ेगा, खुद पढ़कर उसका मतलब यहाँ पर खुद को निकालना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। कि एक संख्या 50 के स्थान पर 25 ले लिया गया, मतलब समझ रहे हो आप, 50 लेना था, 25 ले लिया गया, मतलब क्या किया, कम लिया। तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई 25 जो है वो कम लिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना दायित्व ये बनता है कि इस 1000 में 25 कम है अभी, तो हम जोड़ देंगे, 1025 बन जाएंगे। और वो 1025 कितनी संख्याओं का है, तो 25 का है, तो औसत कितना है, तो 25 का भाग लगाएंगे तो 41 यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ जितने दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको कैसे यहाँ पर सोल्व करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, ये एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 है।
वर्ग यानी कि ऐसी आकृति दोस्तों जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, उसने इसका एरिया दे रखा है 24। तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो देखो यहाँ पर वर्ग के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आप सभी दोस्तों बिल्कुल भली भांति वाकिफ है कि ए स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर परिमाप की बात करें तो वो होता है 4a। क्या होता है? 4a। तो ए स्क्वायर बराबर 24 है, तो ए स्क्वायर बराबर 24 हुआ, मतलब ए बराबर कितना होगा? तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 24 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। मान लो यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि 25 होता, तो आप कह देते कि भैया 5 का स्क्वायर है, लेकिन 24 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 24 को क्या करना पड़ेगा? इधर अंडर रूट में लेना पड़ेगा। जैसे अंडर रूट में लेंगे हमको मिलेगा 2 से भाग लगाएंगे 12, 2 से भाग लगाएंगे 6, 2 से भाग लगाएंगे 3, इस तरीके से। तो यहाँ पर अंडर रूट में आपका क्या आ रहा है? ए स्क्वायर बराबर 24 को आपने 2 से भाग लगाया तो अंडर रूट में आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? ए स्क्वायर की जगह आप यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट किया तो आपका इस तरीके से आ रहा है। मैंने कहा था कि जहाँ पेयर बनता है तो वो तो बाहर आ जाता है, तो आपका पेयर जैसे ही बना तो आपने 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 2 तिया 6, तो 2√6 यानी कि ये जो आपका वर्ग है इसकी एक साइड आ गई है, यानी कि ए बराबर आ गया है 2√6। अब उसने कहा परिमाप बताओ, तो चारों भुजाएं 2√6 होगी, तो 2√6 में गुणा हो जाएगा किसका? 4 का, तो इसका परिमाप निकल के आएगा 2 चौक 8, तो 8√6 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो बड़ा ही आसान है, सिंपल है, बस आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा कि इस तरीके से सोल्व करना है, क्वेश्चन को समझना है क्या दिया हुआ है और किस तरीके से उसको सोल्व करना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि 11 संख्याओं का औसत 25 है। यदि एक और संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत 27 हो जाता है, तो 12वीं संख्या क्या होगी? तो देखो बड़ा ही आसान प्रश्न है, अगर आप लोग करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे कि भैया 11 का औसत 25 है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। कैसे किया तो आप लोगों को पता है कि 11 गुणा 25 में करते हैं तो 25 को अलग अलग लिखो, 2 5 को जोड़ के बीच में लिख दो। उसने कहा एक और संख्या को शामिल किया गया, तो 11 की जगह अब संख्याएं हो गई कितनी दोस्तों? 12 हो गई। और उससे क्या हुआ? औसत भी बदल गया, औसत भी 25 की जगह कितना हो गया दोस्तों? 27 हो गया। तो आप गुणा करेंगे 12 7 84 का 4 हसी लगा 8, 12 दूना 24 और 8 कितना होता है? 32, तो 324 इनका टोटल आ रहा है। तो 12 संख्याओं में से 11 संख्याओं का टोटल घटा दें, यानी कि 324 में से 275 घटा दें, तो एक संख्या जो 12वीं संख्या जोड़ी गई है उसका मान यहाँ पर आ जाएगा। तो आप घटाएंगे, 14 में से 5 गया तो 9, इधर 11 में 7 गया तो 4, 49 यहाँ पर आ रहा है। मतलब जो 12वीं संख्या है वो कौन सी है? 49 है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों। बड़ा ही आसान है, सिंपल है। आप लोगों को औसत वाला चैप्टर कम से कम पढ़ना ही चाहिए। औसत वाला जो चैप्टर है आपकी रीट जो एग्जाम आने वाली है, जो दोस्त रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एवरेज के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। 4 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। 4 टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं रीट में। एक तो एवरेज वाला अच्छा करके जाना, और सिंपल इंटरेस्ट वाला मैंने अच्छा करवाई दिया है ना। ये कम से कम ये 2 चैप्टर तो आप लोग अच्छे से करके जाना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट साथ में कर लेना, है ना, और लाभ हानि, ये 4 चैप्टर मैं आपको बता दूं, इनमें से आपके डेफिनेटली कम से कम अगर 15 नंबर की अरिथमेटिक आ रही है तो कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, और आप लोगों के सही होने चाहिए। जो भी दोस्त रीट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो अधिकतर ने रीट का फॉर्म डाला है, तो वो आपकी जैसे ही वैकेंसी का भी ओपन होता है कि कब होगी एग्ज़ाम, है ना, तो हम लोग उसकी और अच्छे से तैयारी कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा एक जानकारी आप सभी दोस्तों के लिए कि कोई दोस्त ऐसा हो जो एमपी पुलिस और एमपी एसआई की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग का बेहतर कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि कंप्लीट वीडियो कोर्स है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों को 499 में करवाई गई है, बिल्कुल बेसिक से। आप लोग लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा। इस ऐप के अंदर आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी 499 में। और कोई समस्या आती है इसके अलावा, अगर परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9977651282 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बेहतरीन कोर्स आपके लिए है, बिल्कुल आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है, कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 19 से विभाजित होने पर 2 संख्याएं क्रमशः 15 और 9 शेषफल देती है। यानी कि एक कोई संख्याएं हैं जिसमें 19 से भाग लगाओ तो 15 आता है, फिर 19 से भाग लगाओ तो 9 आता है। उसने कहा यदि दोनों संख्याओं के योग को 19 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों वो दोनों संख्याएं तो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते
सकते हैं, इन दोनों जो शेषफल है इन दोनों का योग कर सकते हैं। इन दोनों का योगफल को हम लोग क्या 19 से भाग लगाएंगे तो नया शेषफल हम लोगों को प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। बड़ा ही आसान है, सिंपल है। तो आप जोड़ेंगे 15 9 कितना होता है, 15 10 25 24 हो रहा है, तो 19 का भाग लगाएंगे तो 19 से कम 19 कितना बचा, 5 बचा। तो यहाँ पर 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 19 से उन दोनों संख्याओं को भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 15। और आप इसको अगर बेहतर तरीके से समझना चाहें दोस्तों तो ऐसे समझेंगे कि जैसे कि उसने कहा कि 19 से दो संख्याएं ऐसी है जिसमें भाग लगाया जा रहा है, मान लो x और y है वो संख्याएं, लेकिन x में भाग लगाते हैं तो 15 बचता है और y में भाग लगाते हैं तो 9 बचता है। तो ऐसी संख्या क्या रही होगी कि 15 शेषफल बचे। तो आप यूं समझो कि वो संख्या 19 ही है, मान लो वो संख्या 19 ही होती तो 19 का भाग लगाता तो कुछ नहीं बचता, लेकिन उसमें 15 एक्स्ट्रा है। तो आप यूं समझो कि 19 और 9 5 14 का 4 80 लगा 1, तो यहाँ 34, मतलब वो संख्या 34 है, वो संख्या 34 है जिसमें 19 से भाग लगाता हूँ तो कितना बचता है, 15 बचता है। तो पहली संख्या तो हो गई भैया कितनी, 34 हो गई। और दूसरी संख्या की बात करूं तो अगर 19 ही होती तो भाग पूरा चला जाता, लेकिन 9 ज़्यादा है, मतलब वो संख्या क्या है, 9 9 18 का 8 लगा 1, यानी कि यहाँ पर 28 वो संख्या है जिसमें मैं 19 का भाग लगाता हूँ तो 9 बचता है। तो मतलब दूसरी संख्या क्या हो गई, 28 हो गई। तो आप दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 8 4 12 का 2 हसीला का 1 और 4 2 6, यानी कि 62 वो संख्याओं का योग बन रहा है। तो उस 62 में आप लोग क्या कर सकते हैं, 19 का भाग लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि 19 तिया 57 होता है और 12 में 7 गया तो 5 ही शेषफल बच रहा है। आप चाहें तो वो संख्याएं निकाल के करें या फिर डायरेक्ट तरीका मैंने बताया कि 15 और 9 जो शेषफल है उसको जोड़ के आप भाग लगा दें तो भी आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा दोस्तों। बड़ा ही आसान है, सिंपल है। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी काबिल दोस्त समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया है और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप कैसे उसको एग्जाम में करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि जब x को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आता है, लेकिन जब 2x को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो बड़ा आसान है कि शेषफल यहाँ पर 5 है, अब दुगना कर दिया गया है यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और आप 8 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। और आप चाहें कि भैया हमको तो पूरा बेसिक से सीखना है तो बेसिक से भी सीख सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है, x कौन सी संख्या होगी जिसमें हम लोग अगर भाग लगाएं तो 5 शेषफल बचता होगा, यहाँ पर 5 शेषफल बचता होगा। तो आप कैसी संख्या होगी x, तो ऐसी संख्या 8 और 5 जोड़ ले तो 13 वो संख्या है, 13 वो संख्या है जिसमें अगर हम 8 का भाग लगाएं, 8 एकम 8 करें तो 5 शेषफल बचता ही बचता है। यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पर हो गई है x बराबर 8 हो गया है, 13 हो गया है, सॉरी x बराबर कितना हो गया, 8 5 13 हो गया है। तो आप x की वैल्यू 13 कर सकते हैं। उसने कहा इसको डबल कर दो, 13 को डबल कर दो तो 26 हो जाएगा। आप 26 को भाग लगाओगे 8 से तो कितना बचेगा, तो 8 या 24 करोगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा दोस्तों। तो बड़ा ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, देखिएगा और सोल्व करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो तीनों संख्याओं का औसत अगर 1034 है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच कितना अंतर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप लोग रेशो जमा सकते हैं यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। बड़ी ही इजी तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर कि 3 संख्याएं उसने दे रखी है A, B और C। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जो लिंक आपको शुरू में मिल जाए उसी पर आप लोगों को काम करते चलना है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ से पहली लाइन को पढ़ने की कि 3 संख्याओं में, ठीक है 3 संख्या है जिसमें पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, ये वाली लाइन आप पढ़ के इसका इम्प्लीमेंट पहले कर दे। अगर पूरा पढ़ेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व इसको करना है। कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, मतलब दुगनी कौन है, पहली संख्या, किससे, दूसरी से। अगर ये संख्या 1x हुई तो ये संख्या हो जाएगी 2x। बात समझ में आ रही है क्या। उसने कहा पहली संख्या इससे दुगनी है तो बात समझ में आ गई। उसने कहा और का मतलब होता है जब भी और लिखा हुआ है तो आपको मानना है और की जगह पहली संख्या, क्या मानना है, और की जगह पहली संख्या की बात हो रही है। और यहाँ मतलब जो आ जाए, अगर यहाँ लिखा हुआ है जो, तो यहाँ बात हो रही है दूसरी संख्या की। बहुत बारीक चीज़ें हैं, आपको समझना है इनको कि तीसरी से 3 गुनी है। और ये जो पहली संख्या है ये क्या है, तीसरी से
3 गुनी है। मतलब अगर तीसरी संख्या को मैं 1x मानूं तो ये पहली संख्या हो जाती है 3x, क्योंकि उसने बोला है ना कि पहली संख्या तीसरी से कितना गुना है, 3 गुना है, और दूसरी से कितना गुना है, 2 गुना है। तो अब ये जो 3 है ये इससे 2 गुना करना है, तो ये हो जाएगी 1.5 यानी कि 1.5 हो जाएगी। तो आपका रेशो बना कि ये बनी 3, ये बना 1.5 और ये बना 1, और इसको इक्वल करना है पूरे रेशो को, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 2 का गुणा करेंगे 1.5 में तो हो जाएगा 3, और 2 एकम 2, यानी कि तीनों संख्याओं के बीच क्या रेशो बना, 6:3:2। इसमें अब आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, हाँ दूसरी से दुगनी है, मतलब 3 का डबल 6 है, और पहली संख्या जो है वो तीसरी से 3 गुना है, तो सी से 3 गुना है, मतलब 2 का 3 गुना है 6, बिल्कुल। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का रेशो बना 6:3:2, यानी कि आप ABC को लिख सकते हैं 6:3:2। अब क्या हुआ, तीनों संख्याओं का औसत 1034 है, यानी कि तीनों संख्याओं का औसत अगर 1034 है तो टोटल कितना होगा, तो आप 1034 में 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ आप देखेंगे पहली संख्या 6x है, दूसरी संख्या 3x है, और तीसरी संख्या 2x है, और सभी को जोड़ें तो 1034 गुणित 3 आता है। गुणा 3 क्यों किया, क्योंकि 1034 तो औसत है, अगर टोटल निकालना है तो 3 का गुणा करना पड़ता है। 3 का ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, 4 होती तो 4 का गुणा करते। आप सभी को जोड़ेंगे 6×3=9, 9×2=11, यानी कि 11x बराबर 1034 इंटू 3। तो 11 से ये 1034 कटेगा दोस्तों। कैसे कटेगा, तो आप करेंगे 11×9=99, यहाँ बचा 4, 11×4=44, तो 94 इंटू 3 आ रहा है x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 94 इंटू 3 आया x की वैल्यू, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 3×4=12 का 2, हसीला का 1, 3×9=27 और 1 28, 282 आ रहा है। अब उसने कहा पहली और दूसरी संख्या के बीच कितना अंतर है, तो पहली और दूसरी के बीच कितना अंतर है, आप देखेंगे 6:3 में अंतर कितने, 3 रेशो का है, तो 1 रेशो बराबर 282, तो 3 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3×8=24 का 4, हसीला का 2, 3 दूना 6 और 2 8, तो 846 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को यहाँ पर रेशो को समझना आना चाहिए, और रेशो कैसे बनाते हैं ये अगर आप लोगों को आता है दोस्तों, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप लोगों को ये चीज़ें सीखना होगी, बहुत आसान है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी दोस्त देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि 81 इंटू 91, 82, 93, 84, 95, इसमें इकाई अंक आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इकाई अंक के लिए मैंने नियम बताया था कि 5 का नियम था एक, कि अगर 5 आ जाता है और उस सीरीज में सम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा 0 होगा, और 5 आ जाता है और इकाई अंक अगर मान लो विषम आता है, केवल विषम होती है, तो यहाँ पर इकाई अंक 5 आता है। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले सम चेक करना है कि 5 का गुणा किसी सम संख्या में तो नहीं हो रहा है कहीं। तो आप देखेंगे कि 5 तो आप लोगों को मिल गया है, मतलब 5 है, तो ये नियम काम करेगा कि 5 का गुणा हम लोगों ने देखा यहाँ 6 है, मतलब इकाई अंक कितना आना है, 0 आना है। मान लो यहाँ पर ये नहीं होता, 86 नहीं होता, मान लो 84 नहीं होता, 82 नहीं होता, तो आप लोगों का यहाँ पर क्या बनता है, इकाई अंक क्या बन जाता, 1 बन जाता, क्योंकि विषम संख्याओं में गुणा हो रहा है। लेकिन सम जब आ जाता है तब तो 0 ही बनता है, ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई। उसके अलावा अगर मान लो 5 नहीं हो, मान लो 5 हो ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूँ 83 इंटू 87 इंटू 93 है ना, इंटू 94, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में क्या करना पड़ता है दोस्तों, इनके इकाई अंक लेना है, केवल 3 लेना है, फिर इसका इकाई अंक 7 लेना है, फिर इसका इकाई अंक 3 लेना है, फिर इसका इकाई अंक 4 लेना है, फिर इनका गुणा करना है, 3 तो 21, फिर इनका गुणा करना है 3 चौक 12, तो 12 में आप लोग इकाई अंक लेंगे 2 और इसका इकाई अंक लेंगे 1, तो 2 एकम 2, आंसर इसका बन जाएगा। लेकिन जहाँ 5 आ जाता है वहाँ 5 में आप लोगों को चेक कर लेना है कोई सम संख्या तो नहीं आ रही है। सम आ रही है मतलब इकाई अंक हमेशा 0 होगा, और अगर विषम आ रही है, केवल विषम ही है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को नोट करना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बड़ा ही आसान है। बाकी घात वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम लोगों ने सीख रखे हैं कि जैसे 5 की पावर 23 हो इंटू 7 की पावर 28 हो तो इकाई अंक क्या होगा, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख रखा है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी दोस्त देखेंगे क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखना दोस्तों,
कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा दोस्तों। तो देखो बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप कर सकते हैं कि यहाँ पर होगा क्या कि जो औसत है 12 उसमें से ही डायरेक्ट 3 घटा दो तो आपका आंसर बन जाएगा 9 यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रत्येक संख्या में बोला जाता है वो औसत पे लागू होता है। जैसे कि मान लो आपसे मैं बोल दूँ 6 संख्याओं का औसत 12 है, जैसे कि मान लो आप लोगों से मैं बोलूँ कि 5 संख्याओं का औसत 3 है ना। 5 संख्याओं का औसत 3 है, प्रत्येक में से एक घटाया जाए, मान लो प्रत्येक में से एक घटा रहे हैं तो औसत क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को जो औसत होता है उसी में से घटा लेना है डायरेक्ट, ये चीज़ याद रख लो आप, तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो भी बोले, जैसे यहाँ घटाने की बोला तो आप 12 में से घटा दो, यहाँ जोड़ने की बोले तो आप 12 में जोड़ दो, यहाँ गुणा करने की बोले तो 12 में गुणा कर दो, यहाँ मान लो कुछ भी बोले, जैसे कि मान लो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। अब इनमें मान लो वो बोलते हैं 5 संख्याओं का औसत 3 है, आपसे बोले कि प्रत्येक संख्या में आप एक जोड़ो तो औसत क्या हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसमें एक जोड़ दो, औसत 4 हो जाएगा। और आप चाहो तो भी कर सकते हो कि प्रत्येक में एक एक जोड़ोगे तो भी आप पाओगे कि यहाँ 1 और 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो 2 3 4 5 6 का औसत कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना होता है दोस्तों, डायरेक्ट औसत में जोड़ लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग करेंगे। बाकी अगर चैप्टर पढ़ना है तो ये यहाँ पर आपका पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप अच्छे से पढ़ें, सीखें, नोट्स बनाएं, है ना, बेहतरीन काम आपके लिए कर रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ गए हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, इसको पढ़िएगा ध्यान से। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 8 वर्ष पहले माता पिता और बेटे की औसत उम्र 20 वर्ष थी और माता और बेटे की 8 साल पहले औसत उम्र 16 वर्ष थी, तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखो बड़ा ही आसान प्रश्न है, अगर आप करना चाहें इसको तो कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग लिखेंगे 8 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ आप देखेंगे वर्तमान की अगर बात करें और 8 साल पहले की बात करें तो 8 साल पहले माँ पिता और बेटा कितने व्यक्ति हो रहे हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं। और इनकी उम्र कितनी है टोटल दोस्तों, 20 है औसत। तो औसत अगर 20 है मतलब 20 दिया, 60 इनके उम्र का योग है दोस्तों। और उसने कहा कि इन्हीं 8 साल पहले केवल माँ और बेटे की उम्र 16 वर्ष थी औसत। अगर माँ और बेटे की बात करूँ तो 2 व्यक्ति हैं और औसत उम्र 16 है, मतलब आप कर देंगे 16 का डबल 32, यानी कि ये तो हो गई तीनों की उम्र, मम्मी पापा और बच्चे की, लेकिन ये हो गई केवल मम्मी और बच्चे की। तो आप मम्मी और बच्चे की उम्र घटा दे तो पिताजी की उम्र आ जाएगी। तो 10 में से 2 गया तो 8 और 5 में से 3 गया तो 2, 28 वर्ष आ रही है। अब ये 28 वर्ष जो है दोस्तों, ये कब की है, तो भैया ये तो 8 साल पहले की है। लेकिन उसने कब की पूछा भैया, वर्तमान उम्र पूछी है, मतलब 28 को, इस 28 को कहाँ लाना पड़ेगा, 8 साल बाद लाना पड़ेगा। तो 8 8 16 का 6 लगा 1, यानी कि आप लोगों का बन जाएगा 36। यानी कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है दोस्तों, तो वो है आपकी 36 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है वो आप सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी दोस्त इसको सोल्व ज़रूर करिएगा। क्या लिखा हुआ है, उसने कहा कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 250 रुपये प्रतिमाह है, अधिकारियों का औसत वेतन 600 रुपये, यानी कि अधिकारी हैं उनको औसत वेतन 600 रुपये मिलता है और गैर अधिकारियों का औसत वेतन 200 है। यदि अधिकारियों की संख्या 18 है तो गैर अधिकारियों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों। तो देखो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तरीका होता है बेसिक जिसको मैं एक्स से करवाऊंगा, और एक तरीका होता है दोस्तों एलिगेशन वाला तरीका, तो उससे भी मैं आपको सिखा दूंगा। पर एलिगेशन वाला जो तरीका होता है ये बहुत शॉर्ट स्वीट और सिंपल होता है, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें करना कुछ नहीं रहता है दोस्तों, जो पूरे कार्यालय का पूरा स्टाफ है उसका औसत वेतन हमेशा बीच में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 250। फिर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों का औसत वेतन 600 है तो वो एक साइड में लिखा जाता है। फिर गैर अधिकारियों का औसत वेतन 200 है तो उसको भी एक साइड में लिखा जाता है। फिर आप इसमें से ये घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 60 में से 25 गया तो कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा, यानी कि 350 मिल जाएगा, ठीक है। और
250 में से 200 घटाएंगे तो 50 मिल जाएगा। यानी कि इनके बीच जो रेशो बन रहा है अधिकारियों और गैर अधिकारियों के बीच वो कितना बन रहा है, तो 0 से 0 काट लेंगे, 5 से करेंगे 5 एकम 5 और 5 से करेंगे 5 7 35, तो 1:7 बन रहा है। यानी कि अधिकारी हैं 1 और गैर अधिकारी हैं 7। तो देखो उसने कहा कि अधिकारियों की संख्या 18 है, तो ये जो संख्या 18 है वो रेशो में किसके बराबर है, 1 के बराबर। और आपसे पूछा है गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है, तो गुणा किसका हो जाएगा, 7 का। 18 सात कितना होता है, तो 126 होता है, क्योंकि 8 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 8 से 56 का 6 मैंने यहाँ देखा, तो 126 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एलिगेशन वाला तरीका, जिसमें आप लोगों को क्या करना होता है कि जो औसत वेतन होता है पूरे स्टाफ का वो बीच में, और अधिकारियों का एक साइड, गैर अधिकारियों का एक साइड, फिर इन दोनों का रेशो बनाया 1:7। उसने कहा ये जो 1 रेशो आपका आ रहा है वो वास्तव में संख्या कितनी है, 18। तो मैंने कहा 18 1 के बराबर, तो 7 के बराबर कितना, तो आप लोग बड़ी ही आसानी से 126 निकाल सकते हो। अब ये तो हो गया आपका एलिगेशन वाला तरीका। अब करते हैं बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीका ये कहता है कि पूरे जो कर्मचारी है, पूरा जो स्टाफ है वो संख्या है, पूरे स्टाफ की संख्या हम लोग मानते हैं एक्स संख्या है, कितनी है, एक्स है। अब इन एक्स स्टाफ का गुणा हम 250 में करें तो टोटल वेतन हमको मिल जाएगा कि 250 रुपये एक व्यक्ति को मिल रहे हैं, मतलब औसत मिल रहा है। तो अगर यहाँ 10 लोग होंगे तो 2500 रुपये, यहाँ 100 लोग होंगे तो 25,000 रुपये। ऐसे करके मैंने एक्स का गुणा 250 में किया, तो ये पूरे स्टाफ का वेतन यहाँ पर आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे कि अधिकारियों का औसत वेतन 600 रुपये है, तो अधिकारी हैं कितने टोटल, 18 है। अब यहाँ पर देखिएगा, चलिए तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे एक्स पूरा स्टाफ होता तो उसका 250 में गुणा करते तो पूरा वेतन यहाँ पर आ जाता बराबर। अब 18 अधिकारी है और उनका औसत वेतन कितना है, आपको पता है कि 600 उनका औसत वेतन है, मतलब इनका टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 18 गुणित 600 प्लस, तो ये तो अधिकारी हो गए। अब गैर अधिकारी कितने होंगे, तो टोटल एक्स है उसमें से गैर अधिकारी, यानी कि आप अधिकारी निकालने के लिए आप 18 घटा देंगे तो ये गैर अधिकारियों की संख्या आ जाएगी। यानी कि एक से जितने भी हो, जैसे मान लो 20 टोटल स्टाफ है, उसमें से 18 अगर आप घटा दें, अधिकारी घटा दें, तो गैर अधिकारी 20 माइनस 18 ही होंगे। इनटू इनका टोटल कितना है, इनका औसत वेतन है 200, तो आप गुणा कर देंगे 200 से, तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो आप करेंगे यहाँ पर x का गुणा, तो 250 x आ रहा है बराबर 18 अधिकारी हैं, उनका औसत वेतन 600 है, तो 18 छंग कितना होता है, 18 माइनस 90, 18 छंग 108 है ना, तो 108 होता है, 18 छंग 108 90, हाँ ठीक है 108 ही होता है, और 2 जीरो ये प्लस, फिर 200 का गुणा x में होगा तो ये बन जाएगा 200x माइनस 18 गुणा इसमें होगा, 18 दूना 36, यानी कि यहाँ 36 और 2 जीरो यानी कि 3600। तो आप यहाँ पर ये जो प्लस का 200x है इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 200x, तो यहाँ पर बचेगा 50x, और 10,800 में से 3,600 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 8 में 6 गया, तो यहाँ पर 2, और 10 में से 3 गया तो यहाँ 7। तो आप x की वैल्यू निकालने के जीरो जीरो काटेंगे, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, फिर यहाँ बचा कितना 2, तो 5 चौक 20 है ना, तो यहाँ पर 5 चौक 20 और यहाँ पर बचा 5 चौक 20, यानी कि 144 यहाँ पर आ रहा है। अब 144 क्या आया दोस्तों, तो 144 आई x की संख्या, और ये मैंने पूरा स्टाफ माना था कि पूरा स्टाफ कितना है, x है। तो अगर पूरे स्टाफ में से पूछे तो 144, लेकिन गैर अधिकारियों की संख्या पूछे तो आप अधिकारी घटा दीजिए, अधिकारी कितने हैं, 18 है, वो घटाए तो आपका आंसर आएगा 126, जो कि आपका पहले भी आंसर आया था। तो दोनों तरीके आप लोगों के पास है, आप चाहें तो बेसिक तरीके से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहें एलिगेशन से करें तो एलिगेशन से तो और बढ़िया है और ईजी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के एक परिवृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर क्या बात हो रही है। 6, 8, 10 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज है, तो ये आप लोगों को पता है कि ये ट्रिपलेट है, यानी कि ऐसा त्रिभुज है जो समकोण है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से एक त्रिभुज मैं बनाता हूँ, 1 मिनट है ना, आप लोग थोड़ा देखना, इस तरीके से समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनेगा है ना,
ये समकोण त्रिभुज आप मान लीजिए, जिसमें 6, 8, 10 ये भुजाएं हैं, ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई। अब उसने कहा इसके एक परिव्रत, परिव्रत का मतलब होता है, परि का मतलब होता है बाहर, परि का मतलब होता है बाहर की ओर एक व्रत बना हुआ है। व्रत बनेगा तो व्रत कैसा बनेगा दोस्तों, जो इसकी सबसे बड़ी भुजा होगी वो इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा यानी कि 10 जो है, ये उस व्रत की क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उसका डायमीटर यहाँ पर बन जाएगा कि वो जो व्रत है उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि उसका व्यास क्या हुआ, 10 हुआ, ठीक है। तो उस व्रत की त्रिज्या क्या रही होगी दोस्तों, त्रिज्या 5 रही होगी। तो आप व्रत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आपका 22/7, और रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों, तो रेडियस हम लोगों ने देखा कि अगर पूरा डायमीटर 10 है तो रेडियस आपकी 5 हो जाएगी, तो 5 गुणित 5 आप कर देंगे। तो 5 5 22 का 5 गुना करेंगे तो 110, 110 गुणित 5 करेंगे तो 550, 550/7 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप सभी दोस्तों को दिखाई दे रहा है। तो बहुत आसान है, सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यदि 24y यानी कि 24y एक संख्या है, ये 9 का गुणज है, तो y का मान क्या हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने विभाज्यता के नियम पढ़े थे, जिसमें 9 का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। 9 का नियम ये कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 का गुणज हो, 9 का गुणज हो तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। यानी कि इस संख्या 24y यानी कि 2 + 4 + y को जोड़े तो 9 का गुणज आना चाहिए, मतलब 9 संख्या आनी चाहिए। यानी कि 9 का गुणज बोले तो या तो 9 आए, या 18 आए, या 27 आए, ऐसी संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने 2 और 4 को जोड़ा तो 6 बना। 6 के बाद इस y का मान क्या रखूँ, 6 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो आप कहेंगे 3 जोड़ दो, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि अगर y का मान 3 है तो ये पूरी संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 679A43, 9 का गुणज है, जहाँ a एक अंक है तो a का मान ज्ञात करो। तो देखो सेम क्वेश्चन है जो अभी पिछला क्वेश्चन हुआ, उसमें 9 का नियम मैंने अभी आपको बताया। तो आप 9 के नियम के हिसाब से यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे कि इसका आंसर इनमें से क्या है। दोस्तों मैं देखूंगा कि यहाँ तक कितने दोस्तों ने यहाँ पर देखा है वीडियो, 15वें क्वेश्चन तक कितने लोग आए हैं और कितने दोस्तों का आंसर इसमें सही आता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपका 15 करके लिखिएगा 15 का आंसर क्या है, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग थोड़ा कमेंट वगैरह करें तो है ना, ये चीज़ें थोड़ी आगे बढ़े दोस्तों, है ना। तो आप लोग कमेंट वगैरह किया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो, है ना, कोई पैसे वैसे लग रहे इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें यहाँ कोर्स की, तो एमपी पुलिस और एमपी एसआई वालों के लिए तो बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है। मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो कोर्स है, 499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर आपको अवेलेबल होगा। दोस्तों आप ऐप पर जाइएगा, पूरा कोर्स अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 100 और 300 के बीच, 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टोटल संख्याएं कितनी हो रही है। तो जैसे उसने बोला कि 100 से 300 के बीच, तो 100 से 300 के बीच संख्याएं कितनी हो रही है दोस्तों, तो 200 हो रही है। तो यहाँ पर इन 200 संख्याओं में 11 से डिवाइड होने वाली कितनी है, तो 11 का भाग लगा के देख लो। 11 का भाग जितनी बार जाएगा उतनी संख्याएं यहाँ पर 11 से डिवाइड होगी। तो 11 एकम 11, तो यहाँ बचा 9, 90। तो 11 8 88 यानी कि 88। तो कितनी बार भाग जा रहा है, पूरी पूरी बार 18 बार जा रहा है। मतलब 18 संख्याएं ऐसी होंगी जो यहाँ पर 100 से 300 के बीच 11 से डिवाइड होती होंगी दोस्तों। तो बड़ा ही सिंपल है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़े अगर, तो लिखा हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है
तो देखो बड़ा ही आसान प्रश्न है। आपको इन क्वेश्चन में क्या है कि एक बार पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं चला कि ये क्वेश्चन क्या पूछ के निकल गया, हमको तो पता ही नहीं चला। तो मैंने इन क्वेश्चन को करने के लिए ब्रेक करने का फॉर्मूला आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को धीरे पढ़ना है और कम कम पढ़ना है। धीरे कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? तो उसने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। तो विक्रय मूल्य का ऐसे लिखना है, विक्रय का 40% क्या है? क्रय मूल्य। उसने कहा क्रय मूल्य जो है ना वो विक्रय मूल्य का 40% है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि विक्रय का 40% क्रय मूल्य है। तो आप देखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो विक्रय का 40% मतलब 40/100 बराबर है क्रय मूल्य के, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ आप लिख सकते हो। तो ये जो 100 है ये गुणे में चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि क्रय मूल्य के सामने कितना आ रहा है? 40, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 40। तो सीपी की जगह 40 और विक्रय मूल्य के सामने क्या आ रहा है? 100, यानी कि वो सेलिंग प्राइस कितना है? 100, यानी कि 40 रुपए की चीज़ कितने में बेच रहा है? वो 100 में बेच रहा है। अब उसने क्या कहा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट, तो इसमें सोल्व कैसे किया जाता है मैंने आपको सिखाया था दोस्तों कि व्हाट टू कंपेयर, होम टू कंपेयर, यानी कि क्या कंपेयर कर रहे हो। तो आप कंपेयर कर रहे हो विक्रय मूल्य, यानी कि आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 100। फिर मैं बोला था कि किससे कंपेयर कर रहे हो, तो क्रय मूल्य से कंपेयर कर रहे हो तो नीचे लिखना पड़ेगा 40 और कितने प्रतिशत है तो इसलिए गुणा करना पड़ेगा 100। इसको सोल्व करोगे दोस्तों 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2 से किया तो यहाँ आया 2 पंजे 10 यानी कि 50, 50 इंटू 5 कितना होता है? 250%, यानी कि 250% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो आप लोगों ने अगर परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा है दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी बजाते ही हो जाएगा, और अगर परसेंटेज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। इसलिए आप लोगों को चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और खासकर परसेंटेज वाला तो मैं आपके लिए कंपलसरी बताता हूँ, वो चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? उसने कहा एक्स तथा वाई दो समान राशियां हैं, 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई और इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर है, तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी होगी? तो देखो बात समझो आप कि एक्स और वाई को दो समान राशियां दी गई 7.5% की रेट से, और इनके ब्याज में अंतर कितने का है? 150। तो दोनों ऐसा ही जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस लेते हैं तो वो 150 आता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आपकी जो राशि है, यानी कि मान लीजिए प्रिंसिपल है, उस पर किस रेट से लगाया उसने? 7.5 की रेट से। अब 7.5 की रेट से पहले तो लगाया 4 साल के लिए, तो ये ब्याज हो गया, माइनस फिर इसी प्रिंसिपल को 7.5 की रेट से कितने साल के लिए लगाया? 5 साल के लिए लगाया, तो अंतर आ गया कितना? 150। तो दोस्तों होता क्या है, 4 साल और 5 साल में अंतर कितने साल का है? 1 साल का। 4 साल और 5 साल में अंतर कितने साल का? 1 वर्ष का। और 1 वर्ष की रेट है 7.5%। कितनी है? 7.5%। और ये जो 150 रुपये का अंतर है, ये 150 रुपये का अंतर किसकी वजह से आया होगा? 1 वर्ष की रेट यानी कि 7.5 की वजह से। तो आप 150 के नीचे 7.5 लिख सकते हो, और मूलधन निकालना है तो गुना 100 का कर सकते हो। तो आप यहाँ पॉइंट हटाओगे, यहाँ जीरो लगाओगे, 75 से करोगे 75 दूना 150, यानी कि 2000 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 2000 रुपये राशि दी गई है। ठीक है, इस तरीके से। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग सोल्व करेंगे। उसने कहा एक मानचित्र पे आधा सेंटीमीटर बराबर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब एक मानचित्र बनाते हैं, जैसे कि आप लोग नक्शा बनाते हैं भारत का, इस तरीके से। तो यूँ तो नहीं है कि ये जो कश्मीर है यहाँ पर ये 1000 किलोमीटर है, या मान लो 100 किलोमीटर है, तो हम भी यहाँ 100 किलोमीटर बनाए। तो हम तो यहाँ पे मान लो ये 2 इंच ही बना रहे हैं, तो 2 इंच बराबर 100 किलोमीटर लेते नहीं लेते? वैसे बोला है उसने कि आधा सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर इजिकल टू 125 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की बात करूँ तो 250 किलोमीटर, है ना, यही बात हुई। 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो 250 किलोमीटर लेता है, क्योंकि आधा सेंटीमीटर में 125 ले रहा है, तो 1 सेंटीमीटर पूरा लेते हैं तो 250 किलोमीटर आता है। अब उसने कहा मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर आप 250 किलोमीटर ले रहे हो, तो अगर 2000 किलोमीटर लिखना हो तो आप कितने सेंटीमीटर यहाँ लिखोगे? तो 250 से हम लोग आ गए हैं 2000 पे, यानी कि 2000 अगर 250 के बराबर, तो 1 सेंट यहाँ कितना आएगा, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना गुणा हम करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से करेंगे 25
चौक 100, 25 8 है 200, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। मतलब आप 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर पे आओगे तब जाकर के 2000 किलोमीटर हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर आप लोगों को लेना पड़ेगा। यदि दो नगर के बीच दूरी 2000 किलोमीटर है तो आपको मानचित्र पे कितने सेंटीमीटर बताना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर बताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का क्या लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी अकेला इसे 20 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में। तो देखो हम लोगों को इस ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना है कि ए कितने दिन में हमको पता नहीं, लेकिन बी उसे 20 दिन में करता है। और अगर दोनों के मिल के बात करें तो दोनों मिल करके 15 दिन में करते हैं। तो हम 20 और 15 का हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो कि एलसीएम आता है आपका 60, यानी कि 60 समोसे बनाने हैं। मतलब आपको एलसीएम जो होता है वही आपका टोटल वर्क होता है कि 60 यूनिट बनानी है। अब बी की बात करें तो बी 20 दिन में बनाता है, यानी एक दिन में कितने बनाएगा, तो 3 बनाएगा, 20 या 60। अगर दोनों की बात करें तो ये 15 दिन में बनाते हैं, मतलब 15 का भाग लगाएंगे 60 में तो 15 चौक 60, यानी कि दोनों मिलके 4 समोसे बना रहे हैं, जिसमें से बी अकेला 3 समोसे बनाता है। तो 4 में से 3 अगर बी बना रहा है तो अकेला ए कितना बनाता होगा, 1 बनाता होगा। और एक समोसा एक दिन में बना रहा है, 60 बनाने हैं, मतलब कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 दिन। बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल करें, और जल्द आपकी लाइव क्लास शुरू करेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं अटका हुआ हूँ, है ना, जल्दी यहाँ निकलूँगा और मिलते हैं हम लोग जल्द ही। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और कमेंट वगैरह कर देना, करो तो ठीक है, बाकी मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।